आज हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग टोटल 2000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 2000 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग 800 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 2000 क्वेश्चन में हम लोग पूरा जो है जितना भी क्वेश्चन है वो सारा हम लोग, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सारा हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार का, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए आप जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अभी हम लोग बीपीएससी को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी का एग्ज़ाम जो पीटी होने वाला है उसको हम लोग इम्पॉर्टेंट उसको लेकर चल रहे हैं। तो आप अगर उसका तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार के किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये 2000 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप इसे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 200 रुपया पे करना होगा। ठीक है, और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। संडे को टेस्ट लिया जाता है, संडे को आप टेस्ट दे सकते हैं 9:30 से। ठीक है, 9:30 से आप टेस्ट दे सकते हैं, 12 बजे तक टेस्ट होगा। 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसको कि आपको 2.5 घंटा में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, जो सबसे कम समय में और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर सही देगा उसे जो है सारा कुछ फ्री में दिया जाएगा। आपको फ्री में क्या मिलेगा, तो 2000 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, और 150 क्वेश्चन का जो सेट होगा 6 वीक आप टेस्ट दे सकते हैं, जिसका रेट की 250 रुपये है। ठीक है, 250 रुपये में आप 6 वीक टेस्ट दे सकते हैं, यानी कि 900 क्वेश्चन का आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको फ्री में दिया जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं, और टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी तैयारी कैसे चल रही है ये देखने के लिए। तो अगर आप इच्छुक हैं तो दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिला उसे किस काल के अंतर्गत रखा गया है। तो किस काल के अंतर्गत रखा गया है, तो ये पूछा गया है। तो इतिहास में क्या होता है कि इसमें लिखित विवरण भी होता है और इसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, और आद ऐतिहासिक काल क्या है, तो आद ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि लिखित विवरण तो प्राप्त होता है लेकिन इसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो ये आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जिस काल में मनुष्य की घटनाओं को लिखित विवरण नहीं मिला हो। नहीं मिला हो यानी कि प्रागैतिहासिक काल में मिला ही नहीं तो उसे पढ़ा कैसे जा सकता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में कोई भी जो है घटनाओं का लिखित विवरण नहीं मिला है, और इस काल में जो है आद ऐतिहासिक काल में मिला तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, और इतिहास में मिला भी है और उसे पढ़ा भी गया है। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो तीनों को आप याद रखना, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में भूमि कर उपज का कितना भाग होता है। चोल काल के बारे में पूछा गया है, इसे आप ध्यान देना। ठीक है, सभी जो भी काल है अलग अलग भूमि कर उपज का लगाया गया है, तो आप इसे याद रखना कि चोल काल का पूछा गया। ठीक है, तो चोल काल का 1/3 भाग जो है उसे भूमि कर का जो है उपज का भाग होता है, 1/3 भाग दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है। तो कौन सा वेद जो है वो गद एवं पद दोनों में है, तो आयुर्वेद जो है वो गद एवं पद दोनों में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला वेद, सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, ये पहले नंबर का है। दूसरा में आता है आयुर्वेद, तीसरा आता है सामवेद, और चौथा और अंतिम वेद जो है अथर्ववेद है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर क्रम से आपको पूछा गया तो आप क्रम भी याद रखेंगे। ठीक है, 4 वेद है, चारों का क्रम आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला वेद तो ऋग्वेद, और सबसे लास्ट का वेद तो अथर्ववेद। ठीक है, और गद और पद दोनों में कौन सा है, तो आयुर्वेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसका मतलब राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, तो किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी मेगास्थनीज ने। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, और जिसमें कि मौर्य युग के समाज एवं संस्कृति का वर्णन था। ठीक है, मौर्य युग का समाज एवं संस्कृति का वर्णन उसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी। ठीक है, कहाँ प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी। एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा गया है। लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा गया है, तो गौतम बुद्ध को कहा गया है एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो चंदबरदाई के द्वारा रचित है, ठीक है। और कौटिल्य किसकी रचना की है? तो अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के द्वारा रचित है। कल्हन के द्वारा क्या है? तो राजतरंगिनी, ठीक है। राजतरंगिनी जो है किसकी रचना है? तो आपकी कल्हन की है। चंदबरदाई का तो आपको पता है पृथ्वीराज रासो, और बाण भट्ट की क्या है? तो हर्षचरित। हर्षचरित किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की। ये सारा चारों जो है इम्पॉर्टेंट है, तो आप चारों को देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस शासक को सिक्कों पर वाणी वादन करते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया, ठीक है। समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, और जिससे कि पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत प्रेमी था, ठीक है। नेक्स्ट है कौशल और मगध के बीच संघर्ष में प्रसेनजीत पराजित हुआ तथा उसने भागकर कहाँ शरण ली? तो प्रसेनजीत किसके साथ युद्ध करता है? तो अजातशत्रु के साथ। अजातशत्रु के साथ युद्ध करता है, ठीक है। और अजातशत्रु जो है उसे पराजित कर देता है। पराजित कर देता है तो वो भाग कर कहाँ जाता है? तो श्रावस्ती में जाता है। फिर दूसरी बार युद्ध करता है। दूसरी बार प्रसेनजीत के साथ युद्ध होता है अजातशत्रु का। दूसरी बार अजातशत्रु पराजित हो जाता है, ठीक है। अजातशत्रु जब पराजित हो जाता है तो प्रसेनजीत जो है अपनी पुत्री, इसकी पुत्री है वाजिरा, ठीक है। वाजिरा इसकी पुत्री है, जिसका विवाह अजातशत्रु के साथ कर देता है, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो सारा कुछ आपको अच्छे से तैयारी करके जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अशोक ने अपनी पहली यात्रा जो है कहाँ गया था, ठीक है। अशोक अपनी पहली यात्रा पर कहाँ गया था? तो ये पूछा गया, तो बोध गया था, ठीक है। सबसे पहले वो बोध गया जाता है अशोक, ठीक है। और अशोक अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा पर गया था, ठीक है। जब उसका राज्याभिषेक हो जाता है तो 10वें वर्ष में जाता है। कब जाता है? तो 10वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में जाता है। ये से भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था भारत पर अरबों का आक्रमण? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और ये आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा, कब हुआ था? 712 ईस्वी में। उस समय सिंध पर जो है दाहिर का शासन था। सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस समय किसका शासन था सिंध पर? तो दाहिर का शासन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में कुतुब मीनार की नींव रखी थी? तो कुतुब मीनार की नींव किसकी स्मृति में रखी थी? तो ख्वाजा बख्तियार काकी की। ख्वाजा बख्तियार काकी की जो है स्मृति में रखी थी, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक कब सुल्तान बना था? तो 1206 ईस्वी में सुल्तान बना था। इसे आप याद रखिएगा। और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। किसे राजधानी बनाया था? तो लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। और उसके बाद जो है दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ठीक है। तो दिल्ली में क्या बनवाया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कौन बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था। इसे भी आप याद रखिएगा। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और कहाँ पर बनवाया था? तो अजमेर में बनाया था। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लाख बख्श भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। लाख बख्श किसे कहा गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा गया है। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। मृत्यु कब होता है उसका? तो 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है, ठीक है। 1210 ईस्वी में, यानी कि 6 में वो गद्दी पे बैठता है और 10 में मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और कैसे मृत्यु होता है? तो चौगान खेलते एक समय घोड़े से गिरकर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसे कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया। लाहौर को उसने अपनी राजधानी भी बनाया था, ठीक है। तो लाहौर में उसे दफनाया गया था। तो ये सब आप भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दीन पनाह की स्थापना किसने की थी? दीन पनाह की स्थापना किसने की थी? तो हुमायूं ने की थी। किसने की थी दीन पनाह की स्थापना? हुमायूं ने की थी। और हुमायूं गद्दी पर कब बैठता है? तो 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, ठीक है। 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। और 1533 ईस्वी में जो है दिल्ली में वो दीन पनाह की स्थापना करता है। दीन पनाह जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, दीन पनाह की स्थापना कब करता है? तो 1533 ईस्वी में करता है। इसे आप याद रखिएगा। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है 26 जून। ऐसे तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ईस्वी पूछा जा सकता है, ठीक है। 1539
1539 ईस्वी में 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है। और किसके साथ होता है? तो शेर खां और हुमायूं के बीच होता है। चौसा का युद्ध किसके साथ होता है? तो शेर खां और हुमायूं के साथ होता है 1539 ईस्वी में। और इस युद्ध में कौन विजयी होता है? तो शेर खां जो है वो विजयी हो जाता है। ठीक है, शेर खां विजयी होता है। उसके बाद होता है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध यानी कन्नौज का युद्ध होता है। कब होता है? तो 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध होता है। और वो युद्ध भी किसके साथ होता है? बिलग्राम का युद्ध भी किसके साथ होता है? शेर खां और हुमायूं के बीच ही होता है। ठीक है, और इस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर देता है। फिर शेर खां जो है वो हुमायूं को पराजित कर देता है। ठीक है, और हुमायूं को पराजित कर देता है और आगरा और एवं दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। हुमायूं जो है पराजित करने के बाद आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। और 1555 ईस्वी में हुमायूं सिकंदर सूरी को पराजित करके पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, हुमायूं जो है 1555 ईस्वी में फिर से सिकंदर सूरी को पराजित करता है। ठीक है, और वो दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। और 1556 में दीन पनाह जो जिसका की स्थापना उसने किया था, दीन पनाह की जो है का भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, दीन पनाह की जो भवन बनाया था उसकी सीढ़ियों के गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पानीपत की द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में। ठीक है, 1556 ईस्वी में हुआ था। इसे आप याद रखिए, 1556 ईस्वी में हुआ था। और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। तो 1526 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। इसे भी आप याद रखिएगा। पहला युद्ध अगर पूछता है तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी 1526। और उसके 30 साल के बाद, ठीक है, 30 साल के बाद अकबर और हेमू का होता है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। और महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध कौन सा युद्ध होता है? तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। कब होता है? 1576 ईस्वी में। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है रानी एलिजाबेथ किसके समकालीन थी? रानी एलिजाबेथ जो थी किसके समकालीन थी? तो अकबर के समकालीन थी। ठीक है, अकबर के समकालीन थी रानी एलिजाबेथ। ठीक है, नेक्स्ट है अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन ने की थी। ठीक है, गुरु अर्जुन ने स्थापना की थी। और गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा गया है? तो गुरुमुखी लिपि का जनक कहा गया है गुरु अंगद को। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा गया है? तो गुरु अंगद को। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और गुरु अमरदास 22 गद्दियों के जो संस्थापक थे गुरु अमरदास थे। ठीक है, 22 गद्दियों का स्थापना किसने की थी? तो गुरु अमरदास ने की थी। और गुरु रामदास जो हैं इन्होंने हर मंदिर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। और आदि ग्रंथ का संकलन भी जो है गुरु रामदास ने की थी। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे सबको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म जो है शिवनेर दुर्ग के में जुन्नार के निकट। ठीक है, जुन्नार के निकट हुआ था। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगर जुन्नार भी क्वेश्चन में आता है तो उसे भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र जो है सर्वप्रथम कहाँ था? तो पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र जो है बंगाल में हुगली के निकट था। ठीक है, हुगली में था, बंगाल में हुगली में था। ठीक है, व्यापारिक केंद्र। और जहाँ से कि नाव द्वारा पटना तक आते थे। क्या वहाँ से कहाँ आते थे? तो पटना तक आते थे। किसके द्वारा? तो नाव के द्वारा। ठीक है, और अपने साथ जो है मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन लेके आते थे। वहाँ से क्या लाते थे? तो मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे। और आपसी में क्या ले जाते थे पटना से? तो सूती वस्त्र और अन्य वस्त्र जो है ले जाते थे। ठीक है, वस्त्र ले जाते थे यहाँ से, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंग्रेज पटना में कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो आलमगंज में स्थापित किया। ठीक है, कहाँ स्थापित किया? तो आलमगंज में स्थापित किया। और अंग्रेज जो है 1620 से
ही अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे, लेकिन उन्होंने कब सफलता उन्हें कब मिली, तो 1651 ईस्वी में, ठीक है। 1620 से ही वे प्रयत्नशील थे, लेकिन 1651 में जाके उनको सफलता मिली व्यापारिक केंद्र की स्थापना करने में, ठीक है। नेक्स्ट है, डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? कब की थी? तो 1974 ईस्वी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी, जो कि वर्तमान पटना सिटी में स्थित है, नेपाली कोठी के समीप। कहाँ स्थित है? तो नेपाली कोठी के समीप स्थित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप याद रखना। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा पुर्तगाली थे, ठीक है। पुर्तगाली यात्री हैं वास्को डी गामा। भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? तो कहाँ आया था? कालीकट में आया था। कहाँ आया था? कालीकट में आया था। और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह है, वहाँ पे पहुँचा था, ठीक है। कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखना। नेक्स्ट, सिपाही विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? तो सर जॉन बार्लो के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो सर जॉन बार्लो के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1806 ईस्वी में। कब हुआ था? 1806 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, किसके कार्यकाल के दौरान प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध तथा बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। और आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1824 से कब तक हुआ था? तो 1826 तक हुआ था, ठीक है। 1824 से 1826 तक हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1824 में, ठीक है। 1824 में हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। और 1867 ईस्वी में, ठीक है। और किसके मार्गदर्शन पर किया गया था? तो केशव चंद्र सेन के मार्गदर्शन पर आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रथम जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। और राणा डे और भंडारकर इसके प्रमुख सदस्य थे, ठीक है। इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? तो राणा डे और भंडारकर, ठीक है। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में, ठीक है। पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर में हुआ था उनका जन्म। और वे अफ्रीका कब गए थे? तो अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे। और वहाँ पे रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ठीक है। वहाँ पे जो है रंग भेद की नीति के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। और भारत कब लौटे थे? तो भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई थे, उन्होंने किया था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गांधी जी थे। गांधी जी जो है इनके अध्यक्ष थे। इसे भी आप याद रखिएगा। और ये कब किया गया था? तो 23 नवंबर 1919, ठीक है। दिल्ली अधिवेशन में किया गया था, ठीक है। और 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो 31 अगस्त 1920 को मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा नारा किसने दिया था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा नारा किसने दिया था? तो श्यामलाल गुप्ता ने दिया था। किसने दिया था? तो श्यामलाल गुप्ता ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? नील आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में किया गया था? तो दिगंबर बिश्वास के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। और भगत जवाहर मल के नेतृत्व में कूका आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो भगत जवाहर मल के, ठीक है। और तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह,
ये सारा विद्रोह इम्पॉर्टेंट है, तो इस सब को आप याद रखिएगा, ठीक है। खासी विद्रोह जो है वो तीरथ सिंह के नेतृत्व में, भगत जवाहर मल के नेतृत्व में कूका आंदोलन, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह, ठीक है। ये सारा आप याद रखिएगा। और नील आंदोलन किसके नेतृत्व में? 2 दिगंबर बिश्वास के नेतृत्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? कौन थे? तो लाला लाजपत राय, ठीक है। कौन थे? लाला लाजपत राय जो हैं वो सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी के संस्थापक थे, ठीक है। और AM जोशी जो हैं वो समाज सेवा संघ के संस्थापक थे, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो किसके थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सोसाइटी के, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये आप याद रखिएगा। सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी के लाला लाजपत राय, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, पीपुल और इंडिया दोनों में सिर्फ ये अंतर है कि इसमें सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी है लाला लाजपत राय का, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है गोपाल कृष्ण गोखले के, इन्होंने संस्थापना की थी, ठीक है। और गोविंद रानाडे जो हैं वो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक हैं। गोविंद रानाडे किसके संस्थापक है? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक हैं, ठीक है। ये सारा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। WC बनर्जी जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी जो हैं वो कलकत्ता अधिवेशन के थे, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। और रास बिहारी घोष ये जो है सूरत अधिवेशन। ये सब कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और महात्मा गांधी बेलगांव, तो ये चारों का आपको पता हो गया कि किस किस अधिवेशन के कौन कौन से अध्यक्ष थे। तो दादा भाई नौरोजी जो हैं कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे, रास बिहारी घोष जो हैं वो बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये सारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में दिया गया, ठीक है। और महात्मा गांधी जो हैं वो बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य नहीं है? नहीं है पूछा गया है, यानी कि इन चारों में से एक नहीं है। तो छोलिया नहीं है, ठीक है, छोलिया नहीं है, जट जाटिन है, घुमकड़िया है, कीर्तनिया है। और भी है जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। और क्या क्या है लोक नृत्य? तो आपका हो गया पंवारियाँ है, फिर आपका हो गया सोहराई, फिर आपका हो गया सामा, फिर हो गया चकेवा और यात्रा, ठीक है। ये सारा जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से कोई सा भी नाम अगर दिया हो तो आप इसे देख लेना, ठीक है, कि बिहार का जो है लोक नृत्य है। और बिहार में कौन सी लोक कला शैली प्रसिद्ध है? कौन सी लोक कला शैली प्रसिद्ध है? तो गोदना प्रसिद्ध है, ठीक है। बिहार का है गोदना। चौकपूर्णा है उत्तर प्रदेश का आपका हो गया चौकपूर्णा। और फुलकारी कहाँ का है? तो हरियाणा का है फुलकारी, हरियाणा का है आपका फुलकारी। रंगोली कहाँ का है? तो रंगोली आपका हो गया गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र और आपका गुजरात यहाँ का फेमस है, ठीक है, गुजरात। ये सारा जो है लोक कला शैली जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसे आप याद रखिएगा। और गोदना के साथ साथ जो है एक और लोक कला शैली जो है वो बिहार में प्रसिद्ध है, तो अरीपन, ठीक है, अरीपन। ये दोनों जो है प्रसिद्ध है, इसे आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से शहनाई वादक नहीं है। शहनाई वादक कौन नहीं है? यानी कि 4 में से 3 शहनाई वादक हैं, एक नहीं है, तो एक कौन नहीं है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो शहनाई वादक नहीं है, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। और हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो बांसुरी वादक हैं। कौन है? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली से बनाया गया है? किस शैली से बनाया गया? नागर शैली से बनाया गया है। सूर्य मंदिर कौन सी शैली से बनाया गया है? तो नागर शैली से बनाया गया है। और नागर शैली से और कौन कौन सा जो है वो बनाया गया है? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो भी नागर शैली से बनाया गया है। खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो भी बनाया गया है नागर शैली से। माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर है उसे भी नागर शैली से बनाया गया है। और नागर शैली की विशेषता क्या है? तो ये चतुर्भुज भवन होता है, ठीक है, चतुर्भुजाकार होता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, चतुर्भुजाकार होता है, नागर शैली की विशेषता है, ठीक है। कौन कौन सा नगर आपको बताएं अभी? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर तो है ही है, और कौन सा है? तो और आपका हो गया पुरी का जगन्नाथ मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा, ये सारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? प्रथम देश मुद्रा जारी करने वाला कौन सा है? तो चीन जो है वो प्रथम देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहला दोहरा शतक बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो पहला कौन है? सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। उसके बाद आपका सहवाग है, उसके बाद रोहित शर्मा है, ठीक है। और ब्रेन लारा जो है वो 400 रन बनाते हैं टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। टेस्ट मैच जब खेलते हैं तो 400 रन उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 400 रन का। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन है? तो प्रथम महिला सभापति हैं विजय लक्ष्मी, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बहन है। और जुनको तुबई ये कौन है? तो ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है, ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो जुनको तुबई हैं, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। और प्रतिभा पाटिल को आप सब जानते हैं कि पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। पहली महिला राष्ट्रपति हैं कौन है? तो प्रतिभा पाटिल हैं। और प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू, इसे भी आप याद रखिएगा। प्रथम महिला राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू और राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल। नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया? तो 1901 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, ठीक है। 1901 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। अल्फ्रेड नोबेल थे, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल जो हैं वो कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक थे। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक थे और एक उद्योगपति भी थे, ठीक है। और उनकी जो वसीयत थी उन्हें ही, उनकी वसीयत को ही जो है पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, ठीक है। वो उनकी मृत्यु हो जाती है 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका जो भी वसीयत था उनके हिसाब से यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। उसी को पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। और यह जो है पुरस्कार कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और ऐसा जो है पहले जो है ये पुरस्कार मरने के बाद भी दिया जाता था, लेकिन 1974 ईस्वी से यह नियम बना दिया गया है कि किसी को भी मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मरने के बाद किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यह नियम कब बनाया गया? तो 1974 ईस्वी में बनाया गया, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। कहाँ है मुख्यालय? तो जेनेवा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1865 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ये चारों डेट आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के
8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन कौन सा है एक बार देख लेते हैं। पहला हो गया आपका गुजरात, गुजरात हो गया। दूसरा हो गया राजस्थान। तीसरा क्या है, तीसरा हो गया आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया। चौथा कौन सा है, चौथा हो गया छत्तीसगढ़। पांचवा कौन सा है, तो पांचवा आपका हो गया झारखंड। छठा हो गया पश्चिम बंगाल। ये हो गया छठा। ठीक है, सातवां कौन सा है, सातवां हो गया त्रिपुरा। और आठवां मिजोरम। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 जो है से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, कोई भी राज्य का भी नाम दिया जा सकता है, उससे आपको बताना होगा कि यहाँ से। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन छूट गया है, यहाँ पे आप नंदा देवी कर दीजिए, नंदा देवी कर दीजिए। और यहाँ पे आप कर दीजिए साल्टोरो। और डी में आप कर दीजिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पहला तो आपका आंसर यहाँ दिया ही हुआ था, गांडवी नास्टिन जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और जो है कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है, कहाँ स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है और यह एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। ठीक है, विश्व भर में दूसरी ये सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। पहला कौन सा है, तो एवरेस्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पाकिस्तान सीमा से कितने भारतीय राज्य मिलते हैं। तो पाकिस्तान सीमा से कितने भारतीय राज्य मिलते हैं, तो 5 राज्य मिलते हैं। 5 राज्य कौन कौन से मिलते हैं, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका हो गया गुजरात, गुजरात हो गया। दूसरा आपका हो गया राजस्थान, राजस्थान हो गया। और तीसरा क्या है, तीसरा हो गया आपका पंजाब, पंजाब हो गया। चौथा हो गया आपका जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, जम्मू एवं आपका हो गया कश्मीर। ये हो गया आपका 5 राज्य। आगे देखते हैं, सोन नदी का संगम या मुहाना कहाँ है, तो गंगा नदी है। ठीक है, सोन नदी का संगम या मुहाना कहाँ है, तो गंगा नदी है, इसे आप याद रखिएगा। और सोन नदी का उद्गम कहाँ है, तो उद्गम है आपका, उद्गम आपका हो गया अमरकंटक। ठीक है, तो ये कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोन नदी का मुहाना या फिर सोन नदी का उद्गम। तो अमरकंटक जो है वो सोन नदी का उद्गम स्थल है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 780 किलोमीटर है। ये सब भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको तैयारी जो है पूरी आपकी अच्छे से तैयारी होनी चाहिए, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप उसे आसानी से उसका जवाब दे सको। ठीक है, जबलपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है, जबलपुर नगर जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है, नर्मदा नदी के किनारे बसा है। और हुगली नदी कलकत्ता, ठीक है, कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा है। और साबरमती के किनारे कौन सा बसा है, तो अयोध्या, अयोध्या कहाँ बसा है, तो साबरमती के किनारे। और सरयू नदी के किनारे बसा है अहमदाबाद। तो ये भी आप याद रखिएगा, हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा है, साबरमती अयोध्या बसा है, सरयू के किनारे अहमदाबाद बसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कॉफ़ी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मृदा उपयोगी है। तो कौन सा मृदा उपयोगी है, लैटेराइट मृदा जो है वो उपयोगी है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और इसके साथ साथ जो है रबड़, काजू, जोपियोका, चाय, सभी के लिए ये मृदा जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, सभी के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो बॉक्साइट उत्पादन करने वाला है।
तो झारखंड है, ठीक है, झारखंड है जो कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइड उत्पादन करने वाला राज्य है, ठीक है। और बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भी है, ठीक है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये चारों आप याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। पहली रेल जो है मुंबई से थाने तक चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाने तक चली थी। और कब चली थी, तो 1853 ईस्वी में। कब चली थी, 1853 ईस्वी में चली थी। और कितना किलोमीटर तक चली थी, तो 34 किलोमीटर तक, ठीक है, 34 किलोमीटर तक चली थी, ठीक है। और गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं केरल के बीच का मार्ग 1990 में कोंकण रेलवे परियोजना प्रारंभ की गई, ठीक है। कौन सी रेलवे परियोजना प्रारंभ की गई, तो कोंकण रेलवे योजना प्रारंभ की गई। वे कहाँ से चली थी, तो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं केरल के बीच चली थी, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। वायु परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया, तो 1911 में किया गया वायु परिवहन का प्रारंभ, ठीक है। और इसे जो है इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की प्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया, ठीक है। ये परिवहन जो है इलाहाबाद से नैनी के बीच किया गया था, ठीक है। इलाहाबाद से नैनी के बीच किया गया था और विश्व की प्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा गया है, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। और अजमेर जो है वो, अजमेर को क्या कहा गया है, तो अजमेर को कहा गया है राजस्थान का हृदय। अजमेर को क्या कहा गया है, तो राजस्थान का हृदय कहा गया है। और पंजाब को क्या कहा गया है, तो 5 नदियों का भूमि। 5 नदियों का भूमि किसे कहा गया है, तो पंजाब को कहा गया है। इसे भी आप याद रखिएगा। और जमशेदपुर को क्या कहा गया है, तो इस्पात नगरी, ठीक है, इस्पात नगरी कहा गया है जमशेदपुर को। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था। भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया है 1946 ईस्वी में। कब किया गया है, 1946 ईस्वी में। और पहली बैठक कब की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। किसे चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी सदस्य। ये अस्थायी सदस्य का नाम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 में। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो प्रथम अनुसूची में किया गया है। किस अनुसूची में किया गया है, प्रथम अनुसूची में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी लिया गया है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस से आपका लिया गया है आपात उपबंध, ठीक है। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप देख लेना। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री निम्नलिखित में से कौन है। तो प्रथम रेल मंत्री है जॉन मथाई, ठीक है। जॉन मथाई जो है वे इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, इकोनॉमिस्ट भी हैं। और पहला रेल बजट इन्होंने पेश किया था, ठीक है। पहला रेल बजट इन्होंने पेश किया था। और जो है ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और SBI के प्रथम चेयरमैन है, ठीक है। SBI के प्रथम चेयरमैन कौन है, तो जॉन मथाई जो हैं वे SBI के प्रथम चेयरमैन हैं। और
बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम कौन है? तो बिहार के प्रथम रेल मंत्री, ठीक है। बिहार के प्रथम रेल मंत्री कौन है? ये अगर एग्जाम में पूछा गया तो बाबू जगजीवन राम जो है वो बिहार के पहले रेल मंत्री हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। और राज्यसभा एक कैसा सदन है? तो अस्थाई सदन है। राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, लेकिन 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर 2 वर्ष जो है 2/3 सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं, 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि सभी राज्यों से सबसे अधिक है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन है? पहला तो हो गया सबसे अधिक में आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र हो गया दूसरे नंबर पे, सबसे अधिक सदस्य हैं राज्यसभा के। कितने हैं? तो 19 हैं, 19 सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 19 सीटें हैं और 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया है? तो किस संविधान संशोधन के आधार पर किया गया है? तो 7वां संविधान संशोधन के आधार पर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, आरटीआई एक्ट को संसद द्वारा कब पारित किया गया? आरटीआई एक्ट को संसद द्वारा कब पारित किया गया है? तो कब पारित किया गया? 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को पारित किया गया है, ठीक है। और सूचना का अधिकार जो है आरटीआई विधेयक 25 अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ था। प्रभावी कब हुआ था? तो 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ था, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब हुआ? तो 1998 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ था, ठीक है। और ईवीएम पहली बार कहाँ पे प्रयोग हुआ था? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में। कहाँ पे प्रयोग हुआ था? राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में हुआ था। गोवा जो है इसका प्रथम राज्य है। गोवा जो है वो प्रथम राज्य है जहां संपूर्ण क्षेत्र में पहली बार ईवीएम से चुनाव हुआ था। गोवा जो है ऐसा राज्य है जहां पे कि सबसे पहले ईवीएम में से चुनाव हुआ था, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस धारा में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे? तो किस धारा में कहा गया है? तो धारा 40 में कहा गया है, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छावनी अधिनियम कब पारित हुआ? छावनी अधिनियम 1924 में पारित हुआ है, ठीक है। 1924 में पारित हुआ है। और छावनी बोर्ड केंद्र शासित क्षेत्र है, ठीक है। छावनी बोर्ड जो है केंद्र शासित क्षेत्र है जहाँ पे कि प्रतिरक्षा मंत्रालय और प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। देश के 62 छावनी परिषद हैं। कितने बार हैं? तो 62 छावनी परिषद हैं देश में, ठीक है, कुल। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल, समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और पीसी महालनोबिस मॉडल जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निर्मल भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्मल भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत को मलिन बस्ती से मुक्त करना। निर्मल भारत योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत को मलिन बस्ती से मुक्त करना। और ग्रामीण संरचना को मजबूत करना, ये किसका उद्देश्य था? भारत निर्माण योजना, ठीक है। भारत निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण संरचना को मजबूत करना। बीमा, स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना, इससे ये क्या था? तो ये था आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का जो उद्देश्य था स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना, ठीक है। और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2019 तक प्रत्येक परिवार को संपूर्ण स्वच्छता का कवर करना, ये किसके अंतर्गत था? तो ये था आपका स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत था, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत
ये था, ठीक है। और 2014 में इसे किया गया था, ठीक है, 2014। और आपका ये ग्रामीण संरचना मजबूत करना, ये आपका भारत निर्माण योजना कब था, तो 2006 में लागू किया गया था। बीमा उपलब्ध, स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना, यानी कि राष्ट्रीय बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना, ये कब लागू किया गया था, तो 2007 में लागू किया गया था। और आपका निर्मल भारत योजना कब लागू किया गया था, तो ये आपका 2002 में लागू किया गया था, ठीक है, इसे भी आप याद रखना। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1949 ईस्वी में किया गया है, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। और रिजर्व बैंक में जो है 5, 10, 20, 50, 100, 500, 2000 ये सारा नोट छपता है। कौन कौन सा नोट छपता है, 5 रुपये से लेके 2000 तक का नोट छापा जाता है। जबकि सिक्कों का मुद्रण कौन करता है, तो भारत सरकार के द्वारा सिक्कों का मुद्रण किया जाता है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो है कब स्थापित किया गया, तो 1874 ईस्वी में स्थापित किया गया। और कहाँ स्थापित किया गया, तो आपका पश्चिम बंगाल कुल्टी में, ठीक है, पश्चिम बंगाल कुल्टी में स्थापित किया गया। सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना जो है कब लागू किया गया, तो 1907 ईस्वी में। बड़े पैमाने पर 1907 ईस्वी में बिहार राज्य के स्वर्णरेखा नदी घाटी में साकची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये बड़े पैमाने पर स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। और स्वर्णरेखा नदी घाटी के साकची नामक स्थान पे, ये आप याद रखिएगा, साकची नामक स्थान पे स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज उद्योग सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था, तो श्रीरामपुर में स्थापित किया गया था कागज उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो सी फंक ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की मुख्यतः परतें होती हैं, कितनी परतें होती हैं, 5 परतें होती हैं, ठीक है। वस्तु के ताप को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। वस्तु के ताप को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसे थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो थर्मामीटर कहते हैं। और पायरोमीटर से क्या होता है, तो सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है, तो पायरोमीटर से मापा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है, ठीक है, घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। ये तीनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का ताप कितना होता है, सामान्य ताप कितना होता है। मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। या आपका फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं, किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है, जब पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी में क्या परिवर्तन होगा। एक बार फिर से देखते हैं, किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, ठीक है, बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, उस पर बर्फ तैर रही है, बर्फ जो है ऊपर तैर रही है, जब पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र के पानी में क्या परिवर्तन होगा, मतलब पात्र का पानी बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, क्या होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो होगा समान रहेगा, ठीक है, हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, समान रहेगा। क्यों, क्योंकि जब बर्फ़ जो है पानी में तैरती है तो उसका आयतन क्या होता है, आयतन जो होता है 1/10 भाग जो है पानी के ऊपर रहता है, 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, ठीक है, इसलिए वो समान बना रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आता है। नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत कौन सा स्रोत आता है, तो वायु जो है नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आता है, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश भी जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
गुब्बारों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गुब्बारों में भरने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अस्थियों की कुल संख्या 206 होती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका, सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका कौन सी है? तो मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका है। और लिम्फोसाइट जो है वो सबसे छोटी है, ठीक है। सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका कौन है? लिम्फोसाइट। और तंत्रिका कोशिका क्या है? तो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, इसे भी आप याद रखिएगा। और ट्राइजेमिनल जो है ये क्या है? तो ये सबसे बड़ी तंत्रिका है, ठीक है। सबसे बड़ी तंत्रिका, सबसे बड़ी तंत्रिका का अगर नाम पूछा जाए तो क्या होगा? सबसे बड़ी तंत्रिका है ट्राइजेमिनल, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविता के दौरान निम्न में से किन किन कारणों का उत्सर्जन नहीं होता है? किन किन कारणों का उत्सर्जन नहीं होता है पूछा गया है, ठीक है। तो कैथोड किरणें जो है उनका उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बर्फ का गलनांक केल्विन में कितने डिग्री होता है? केल्विन में कितने डिग्री होता है? तो 300 केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मानव शरीर में जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इससे क्या होता है एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो इस बीमारी से क्या होता है? मस्तिष्क में 2 प्रोटॉन, यानी कि कौन कौन से 2 प्रोटॉन का निर्माण होता है? तो एमिलाइड बीटा और क्या होता है? टाउ। एमिलाइड बीटा और टाउ का निर्माण होता है, ठीक है। इन दोनों प्रोटीन का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, न्यूट्रॉन्स को ये परेशान करता है, ठीक है। परेशान करता है और उसे नष्ट कर देता है, न्यूट्रॉन्स को नष्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि मस्तिष्क की जो स्मृति क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि जो है कहाँ स्थित होती है? तो ये भी जो है मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब दांतों का टूटना शुरू होता है तब मुंह का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? 5.5 से कम होता है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं दांत के, ठीक है। नेक्स्ट है, फेरस ऑक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है? फेरस ऑक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है? हरा कांच बनाने में, फेरस लवणों के निर्माण में। तो ये दोनों में किया जाता है, ए और बी दोनों सही होगा, ठीक है। हरा कांच बनाने में भी किया जाता है और फेरस लवणों के निर्माण में भी फेरस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टेल्कम पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? टेल्कम पाउडर जो होता है उसके निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो थियोफेस्टम खनिज का, ठीक है। थियोफेस्टम खनिज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? दूध से यदि क्रीम को निकाल दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? तो दूध का घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की? तो एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की है, ठीक है। और जीवाणु का नाम किसने दिया है? तो एहरेनबर्ग जो है ये नाम दिया है, जीवाणु का नाम दिया है, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। और जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा गया है? तो ल्यूवेनहॉक को कहा गया है जीवाणु विज्ञान का पिता, ठीक है। और 1883 ईस्वी में 1683 ईस्वी में खोज की गई थी। हॉलैंड में इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैस के रूप में पाया जाता है। एकमात्र ऐसा हार्मोन जो कि गैस के रूप में पाया जाता है, एथिलीन जो है वो गैस के रूप में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रीजिया।
सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? तो विक्टोरिया रीजिया, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा की गई खोज में हाइबोडोंट शार्क की एक नई विलुप्त प्रजाति के अवशेष किस राज्य में मिले हैं? तो किस राज्य में मिले हैं? राजस्थान में मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों के बच्चों को तकनीकी संचालित शिक्षण कार्यक्रम तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए किसके साथ मिलकर एक पहल शुरू किया है? तो किसके साथ मिलकर एक पहल शुरू किया है? तो बायजूस के साथ मिलकर शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटो पार्ट्स और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए कितने करोड़ का उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को अपनी मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ को दी है? तो इसका सही आंसर होगा 26,058 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ठीक है। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन SCO ने देश को 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है। तो किसे शामिल किया है? तो ईरान को शामिल किया है, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन ने किस देश को 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया? 9वें सदस्य के रूप में ईरान को शामिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन BRO ने सड़क निर्माण कंपनी RCC की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? तो महिला सैन्य कमांडर कौन है? तो मेजर आयना राणा को सौंपी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया विश्व की सबसे ऊंची होगा विश्व की सबसे ऊंची इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो कहाँ पे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। नेक्स्ट है महिलाओं की बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद को किस देश ने चुना है? महिलाओं के बहुमत वाली, ठीक है। महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद को किस देश ने चुना है? तो किस देश ने चुना है? तो आइसलैंड ने चुना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 रेस जीतने वाले फार्मूला 1 FI ड्राइवर कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? लुइस हैमिल्टन बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बनाए गए? भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो आपका विवेक राम चौधरी को बनाया गया है, ठीक है। बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है HIF पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी किस राज्य सरकार द्वारा की जा रही है? तो किस राज्य सरकार द्वारा की जा रही है? तो उड़ीसा के राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है T20 फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं, ठीक है। विराट कोहली जो है वो बन गए हैं। ये 5वें खिलाड़ी हैं, ठीक है। विश्व के 5वें खिलाड़ी हैं जो कि 10,000 रन बनाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य में की गई है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में की गई है निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो नीमाबेन भावेश भाई आचार्य। कौन बन गई? नीमाबेन भावेश भाई आचार्य जो है वो बन गई है गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 75 साल के ऊपर की उम्र वाले पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता नाम की अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने शुरुआत की है? तो हरियाणा, ठीक है। हरियाणा राज्य की सरकार ने शुरुआत की है। क्या शुरुआत की है? तो 75 साल के ऊपर की उम्र वाले जो पेड़ हैं उनके लिए प्राण वायु देवता नाम की अनोखी पेंशन स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट आज का क्वेश्चन है किस संस्थान ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो किस संस्थान ने हासिल किया है?
तो आईआईटी मद्रास ने हासिल किया है। तो आज का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 900 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले वाला आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं। संडे को टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। संडे को टेस्ट आप दे सकते हैं 9:30 से आप टेस्ट दे सकते हैं। 12 बजे तक टेस्ट होगा। 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि आपको 2.5 घंटे में उसका आंसर देना है। जो सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक आंसर देगा उसे जो है सारा कुछ फ्री में दिया जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन का जो सेट है 6 वीक का होगा, ठीक है। 6 वीक का टेस्ट होगा और आपको उसके लिए 250 रुपया पे करना होगा। और आप चाहें तो 2000 क्वेश्चन का आप PDF ले सकते हैं, जिसका कि 200 रुपये उसके लिए आपको देना होगा। ये सारा चीज़ जो है आपको फ्री में दिया जाएगा अगर आप सबसे ज़्यादा और सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।